हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। मतलब ये हुआ कि जो मुगल हुआ करते थे, वह मुगल अपनी जगह पर दूसरे को अर्थात उत्तराधिकार के लाने के लिए उनकी किस प्रकार की परंपरा हुआ करती थी। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पहला राजा है, इसके जगह पर जब दूसरा राजा आएगा, तो दूसरे राजे को लाने के लिए जो इनके अंदर परंपरा थी, वह किस प्रकार की परंपरा थी। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं पिछले लास्ट टॉपिक के बारे में। हमने लास्ट टॉपिक में बात किया कि किस प्रकार से जो मुगल वंश थे, मुगल वंश के द्वारा भारत के विशाल क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के सैनिक अभियान किए गए। इनके द्वारा किए गए सैनिक अभियान भारत में कुछ अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से किया गया, जैसे कि कश्मीर में 1586 में किया गया, चित्तौड़ में 1568 में किया गया, गुजरात में 1572 में किया गया, रणथंभौर में 1569 में किया गया, पटना में 1574 में, बंगाल में पटना से 74 में, मालवा में 1561 में, और इसके साथ साथ बीजापुर में 1685 और गोलकुंडा में 1687 में इनके द्वारा बड़े स्केल पर सैनिक अभियान की चर्चा की जाती है। आज हम बात करेंगे कि जब एक राजा मर जाता है, तो एक राजा के मरने के बाद जो दूसरा राजा आता है, उस राजा के आने की परंपरा किस प्रकार से होती है। आइए देखने का काम करते हैं। तो क्लास कहता है मुगल श्रेष्ठाधिकार। श्रेष्ठाधिकार का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा होता है, जो सबसे ऊंचा होता है उसके अधिकार की बात करता है, उसके अधिकार की बात करता है। के नियम में विश्वास नहीं करते। मतलब ये मानना होता है कि जो राजा के बाद सबसे बड़ा बेटा होगा, उसी को हम यहाँ पर राजा बनाएंगे। इस बेस के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है, जिसमें श्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहादायत की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। मतलब ये हुआ कि मुगलों में खास बात ये थी, मुगलों में खास बात ये थी कि यदि एक व्यक्ति राजा बनता है, तो दूसरा व्यक्ति जब राजा बनेगा, तो राजा उसी को बनाया जाएगा जो मुगलों की परंपरा को, जो मुगलों की परंपरा को मानता हो और उसे अपनाने की काम करता हो, या अपनाने का प्रयास करता हो, या फिर अपने नीति में, अपने नियमों में, अपने सैनिक अभियान में उसको अपनाने का काम करता हो। उसी को यहाँ पर उत्तराधिकार के पद पर लाने का काम किया गया, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब कि हमारे पास यदि एक राज्य है, तो इस राज्य में यदि 4 बेटे हैं, तो चारों को अलग-अलग भाग उनका उत्तराधिकार के तौर पर मिल जाया करते थे। तो चारों लोगों को उनके उत्तराधिकार के आधार पर अलग-अलग पद को, अलग-अलग प्रांतों को, अलग-अलग क्षेत्रों का बँटवारा कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर एक राजा का हर एक बेटा, 4 बेटे हैं, तो हर एक बेटा अलग-अलग क्षेत्र का क्या होगा? राजा होगा। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े पैमानों का गौर कीजिए। आइए देखते हैं क्या-क्या इसमें होते हैं। तो हुमायूँ के टाइम हम देखते हैं कि हुमायूँ के टाइम में क्या ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता है। तो हुमायूँ के टाइम में मिलता है कि उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूँ अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ जाता है। इसी के साथ देखा जाए तो एक और आता है, जो आता है अकबर के टाइम। अकबर के टाइम में देखा जाए तो निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए जाते हैं। इसमें और एक देखा जाए तो मिर्जा हाकिम के पक्ष में 1579 और 80 में जो विद्रोह या फिर जो अभियान चलाया गया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, इनके बाद के समय में ये अभियान चलाए जाते हैं। इसमें इनका जो तीसरा अभियान होता है, वो होता है अपने शासक के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा जाती है। मतलब कि देखो क्या कर रहा है, सलीम के कारण, कुमार सलीम के कारण लड़खड़ा जाती है। ये सलीम आगे चल करके सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है।
जब जहांगीर बनता है तो जहांगीर के शासनकाल में देखा जाए तो राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया था, ने विद्रोह कर दिया था। मतलब कि इन लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है कि ये अपनी परंपरा को बढ़ाए चलते हैं, आगे फैलाने का काम करते हैं, जिसे कहते हैं विद्रोह का तरीका अपनाना। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शेरजहां को सॉरी शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहे। मतलब कि हमेशा इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को पीछा करना, एक दूसरे को पीछे हटाना, ये इनकी प्रथा के तौर पर शामिल होते हैं। शाहजहां के टाइम में देखते हैं तो 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू होता है। औरंगजेब की विजय हुई, दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और शाहजहां को उनकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पर भी उत्तराधिकार के तौर पे देखा जाए तो उत्तराधिकार के तौर पर यहाँ पे क्या होता है, तो इनके अधिकार को या फिर इनके राज्य को छीन लिया जाता है। तो अधिकार की प्राप्ति के लिए हमेशा ही अपने से बड़े के ऊपर हमला या फिर आ, या फिर कह सकते हो इनके खिलाफ विद्रोह किया गया, और इसके माध्यम से ही इन लोगों ने क्या किया, तो राजा की पद को स्थापित करने का काम किया, और यही तो है इनकी परंपरा, जो इनकी परंपरा को अपनाया जाता रहा है। बात करते हैं औरंगजेब के टाइम में, तो देखो कहता है, क्या कहता है, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। उसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अंत में कहता है कि इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाते हैं। मतलब देखने को यही मिलता है कि जहां जहां पर भी इनके खिलाफ उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध होते हैं, उनमें एक विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया गया। क्लास यहाँ पे देखो कहता है क्या, यहाँ पर इनके मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंधों की स्थापना की बात करते हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर आती है, और वो ये है कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां कर देना। आपने नाम तो सुना ही होगा अकबर की मूवी, जो यहाँ पर ऋतिक रोशन की जो मूवी आई थी, जोधा और अकबर, उसका ये एक पूरा सीन बताया गया है। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी, और शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़, जिसे कहते हैं जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब यहाँ पर देखने को ये मिला कि ज्यादातर जो मुगल हुआ करते थे, वह अपने संबंध अर्थात शादी के संबंधों को स्थापित करने के लिए वह भारतीय महिलाओं के साथ उनके शादियों को रचा गया, शादी किए गए। तो शादी ये हिंदुओं के साथ क्यों किया करते थे, इनका क्या पीछे कारण था? तो कहता है यहाँ पर, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया। जैसे कि दक्षिण भारत के अंदर देखा जाए तो बड़े से ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ या फिर मुगलों के खिलाफ अपना शासन या अपना मुंह उठाते रहे थे। जैसे कि गुजरात हो गया, चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, ऐसे कई सारे राजा थे जो इनके खिलाफ विद्रोह किया करते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको लगने लगा कि अब यदि हम इनके सामने सिर उठाएंगे तो हम ऑटोमेटिक ही दब जाएंगे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त की। मतलब कि यहाँ पर जो हिंदुओं के अंदर शादी जो मुस्लिमों में हुआ करती थी, अर्थात हिंदू मुगलों के शादी के संबंधों को देखा जाए तो इसका एक मुख्य कारण ये था, उच्च पद को प्राप्त करना। उच्च पद को प्राप्त करना ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जैसे कि बड़े बड़े पद को प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर मुगलों के घराने में अपनी पुत्रियों का शादी किया गया, परंतु कईयों ने इनका विरोध करना चालू किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनके जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मतलब कि इन्होंने युद्ध तो किया, लेकिन युद्ध के बाद जो भी इन्होंने जीता था, जीते गए क्षेत्र को इन्होंने वापस लौटा देने का काम चालू कर दिया।
पराजित करने के परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। अब यहाँ पे बात आती है ये भी कि मुगलों के द्वारा भारत पर इतना बड़ा शासन स्थापित करने के पीछे क्या कारण था। तो सबसे बड़ा जो मुगलों के शासन को लेकर के कारण था वह ये था संतुलन को स्थापित करना इनका सबसे बड़ा कारण था। तो संतुलन किस प्रकार से संतुलन, तो कहता है यहाँ पर कि अपमानित करने सॉरी भारतीय राजाओं को हारने पर अपमानित ना करने के स्थान पर सम्मान देना और संतुलन की स्थापना करना, इनके कारण जो मुगलों का शासन होता है वो बड़े लंबे समय तक देखने को मिल जाता है। इसी का जो सीन है आपको पता होगा कि जो जब अकबर 14 साल का था तो उस समय जब युद्ध हुए थे, उसके बाद के युद्धों के बाद जब खुद अकबर आता है अपने पोस्ट पर आता है तो उसके समय में होने वाले कई सारे युद्धों में उसने भारतीय राजाओं को उसने पूरी तरह से क्या कर दिया था, उसने मारने से, युद्ध में हारने के बाद उसे मारने से, अपमानित करने से मना कर दिया था, जिसके कारण भी भारत में बड़े स्केल पर मुगलों का शासन स्थापित होता है। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार तालिका एक को दोबारा से देखो और गौर करोगे कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम होता है, तो देखो कहता है क्या, जब हम बात करते हैं इसमें तो कहता है यहाँ पर आगे कि 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को जो छापामार पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन चालू कर दिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनाबियों और उत्तर पूर्वी अहोमों, दक्कन में मराठों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकार के लिए दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो शुरुआत हो जाती है अपने सीट की प्राप्ति करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हमें यहाँ पर मुगलों के अंदर देखने को मिलता है वह संतुलन और अपने क्षेत्रों के बढ़ावा या फिर अपने जागीर को और एक्सटेंड करने के लिए किए गए थे। तो क्लास ये थे आज के टॉपिक में हमने ये बात किया कि मुगलों के साथ अन्य शादी संबंध किस प्रकार से स्थापित किए गए और उनके उत्तराधिकार के क्या क्या परंपराएं थी। आज हमने इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बात की। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मनसबदार और जागीरदार के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।